हैरी बवेजा के साथ मेरी कई दिनों से बात चल रही थी, एक फ़िल्म के संदर्भ में कि फ़िल्म बनानी है साथ में। हम लोग सब्जेक्ट पर फाइनलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। हमने कई सब्जेक्ट्स पे काम किया, कई सब्जेक्ट्स पे बात की, लेकिन कोई सब्जेक्ट फाइनलाइज़ नहीं हो रहा था। तो उसके उस दौरान मैंने छल करके एक फ़िल्म बनाई। छल के कंप्लीशन के बाद उनका मुझे फिर से फ़ोन आया और कहा कि भाई एक आइडिया है, उस पे काम करोगे तुम? फिर आई मेट हिम और he gave me this idea कि we want a very youthful uh, a very youthful film basically with newcomers youngsters एंड मेरे लिए भी एक चैलेंज था क्योंकि अब तक मैंने जितनी फिल्में बनाई थी दे वर ऑल वेरी डार्क फिल्म्स, एक डार्क और ब्रूडिंग टाइप ऑफ फिल्म्स। तो मेरे लिए भी चैलेंज था कि एक इस जॉनर में फ़िल्म बनाना, अपने माइंडसेट को भी बदलना, वो अपने आप में एक चैलेंज था जो मैंने दैट वाज द फर्स्ट रीज़न आई टुक अप द फिल्म। और एज वन थिंग लेड टू द अदर, स्क्रिप्ट भी अच्छी बनी और इट बिकेम अ वेरी एक्साइटिंग फिल्म टू मेक। अच्छा, दिल पे मछली यार, छल, सारे एक्शन फिल्म्स या तो फिर कोई दिल पे मछली यार वाज अ डार्क काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। तो सडनली आपने एक रोमांटिक टीन रोमांटिक काइंड ऑफ फिल्म, एक अलग ही सब्जेक्ट आपने छेड़ा, जैसे थोड़ी सी अमेरिकन पाई जैसी जो है, पर इंडिया में जो अप्लाई नहीं होता, तो कैसे आपने इसे अडाप्ट किया? देखिए, अमेरिकन पाई ज़रूर इंस्पिरेशन रहा रहा होगा फिल्म के लिए। जब हैरी जी ने मुझे सब्जेक्ट बताया, ही सेड कि इट इज़ समथिंग लाइक अमेरिकन पाई। लेकिन मेरा ब्रीफ ये था राइटर को, और इवन हैरी जी से जब मैंने बात की तो आई टोल्ड हिम कि मैं अमेरिकन पाई को रीमेक नहीं करना चाहता हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैंने अमेरिकन पाई देखी नहीं जानबूझ के। मैंने राइटर को कहा था कि तुम चाहो तो देख लो, लेकिन लेट्स ट्राई एंड मेक इट एज़ फ्रेश एज़ पॉसिबल, क्योंकि अमेरिकन पाई जहाँ तक आज तक मैंने देखी नहीं है फिल्म, जहाँ तक मैं जानता हूँ अमेरिकन पाई इज़ प्योरली अ सेक्स कॉमेडी, और मुझे सेक्स कॉमेडी नहीं बनानी थी। मेरा मानना ये है कि एक जनरेशन है, एक एज होती है अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर सेक्स के बारे में यंगस्टर्स के यंगस्टर्स के दिमाग में कई सवाल उठते हैं। तो उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो कई उल्टी सुलटी चीज़ें करते रहते हैं। दे गो इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। लड़कियों के पीछे उनकी फैंटेसीज़ भी अजीब सी होती है। तो उन फैंटेसीज़ को दूर करने के लिए इन अ हेल्दी वे, इन अ एंटरटेनिंग वे, मेरी कोशिश ये थी कि इन सवालों को किस तरह से फ़िल्म के ज़रिए मैं दूर कर सकता हूँ इन अ एंटरटेनिंग मैनर। तो फिल्म की कास्टिंग आपने कैसी की? आपने जैसे नए नए एक्टर्स के लिए, और सारे लोगों की एज, तो फिल्म की कास्टिंग कैसी हुई? सारे एक्टर्स की एज कुछ नहीं, बाइंडिंग हमने थी? पहले से तय किया था कि एक्टर्स नए होंगे, और मेरा रिकॉर्ड भी रहा है पहले से कि मैं कोशिश करता हूँ कि नए लोगों को मौका दूँ फिल्म में। और इस फिल्म में भी यही था, क्योंकि एक फ्रेशनेस चाहिए था फिल्म में, तो ये फ्रेशनेस न्यू कमर्स के ज़रिए ही मिल सकता है। तो हमने इसलिए काफ़ी न्यू कमर्स को ऑडिशन किया और बहुत सारे लोगों को मिला। उस दौरान मैं कम से कम मेरे ख्याल से 2 ढाई महीने के लिए मैंने कम से कम आई मस्ट हैव ऑडिशन अराउंड 500 टू 600 पीपल। एंड मुश्किल था। आज मैं फ़िल्म देखकर पता नहीं वेदर आई मेड यू हैव टू मेक अ चॉइस फाइनली। इनमें से इतने सारे टैलेंटेड लोग थे, इतने सारे अच्छे थे कि चॉइस करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फाइनली जो मुझे लगा कि कैरेक्टर में फ़िट होते हुए यंगस्टर्स थे, उनको मैंने सेलेक्ट किया। बेसिकली जो अब मेरे कैरेक्टर से मिलते जुलते थे। मैंने ऑडिशन में भी उनसे ज़्यादा एक्टिंग वगैरह के टेस्ट नहीं लिए। उनको अपने बारे में आई जस्ट आस्क्ड देम टू स्पीक अबाउट देमसेल्व्स, कि वो ज़िंदगी को किस तरह से अप्रोच करते थे। एंड अगर मुझे लगा कि ये लड़का या लड़की, उनका अप्रोच उस कैरेक्टर से मिलता जुलता है, तब मैंने उनको शॉर्टलिस्ट किया।
तो वो शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस काफ़ी लंबा था। और उसके बाद क्योंकि इन लोगों ने जैसे 9 नए फेसेस थे, इन लोगों ने कभी कैमरा फेस नहीं किया था, ना टेलीविज़न किया था, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग कुछ लोगों ने किया था। तो उनको एक कंफर्ट ज़ोन में लाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हमने एक वर्कशॉप कंडक्ट किया। ललित परिमू करके मेरे मित्र भी है और बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो उन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट किया था कुछ 3 हफ्ते के लिए। उस वर्कशॉप में भी मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि इनको कंफर्टेबल किया जाए, कि एक दूसरे के साथ, एक तो क्योंकि सब अलग अलग जगह से आए थे, अलग कॉलेजेस से, एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। तो मेरा ये था कि इनमें एक बॉन्डिंग बने, दोस्ती बने, जो फिल्म में दिखे। तो पहला तो मेरा मकसद ये था कि उनके बीच बॉन्डिंग बने और वो कंफर्टेबल हो जाए, कि जब मैं कैमरा स्विच ऑन करूँ, जब मैं एक्शन बोलूँ, तो उन मतलब एक्टिंग करने की कोशिश ना हो उनकी तरफ से। तो ये वर्कशॉप के ज़रिए हमने कोशिश की। वर्कशॉप में मैंने कोई रिहर्सल नहीं किया, कुछ नहीं। ज़्यादातर हम लोग गेम्स खेलते थे, हम लोग पिक्चर देखने जाते थे, डिस्कोथेक्स जाते थे। और सिर्फ इतना कहा था कि एक दूसरे को आप कैरेक्टर के नाम से बुलाइए, एक दूसरे को अपने रियल नेम से मत बुलाइए। तो उनको उस कैरेक्टर के नाम में ढालने की हमने कोशिश की। एंड रिज़ल्ट ये हुआ है कि आज तक मैं उन लोगों को कैरेक्टर के नाम से ही बुलाता हूँ। वो भी एक दूसरे को कैरेक्टर के नाम से ही बुलाता है। जैसे जॉनी है, राहुल है, सब उनको कैरेक्टर के नाम से ही एक दूसरे को बुलाते हैं। वैभव, उसको बंटी बुलाते हैं हम लोग। हम भूल गए कि उसका नाम वैभव है। तो ये वर्कशॉप में यही कोशिश थी कि लोग कैरेक्टर और एक्टर इन दोनों के बीच में कोई अंतर ना हो। सभी नए नए एक्टर्स ने ये वर्कशॉप में भाग लिया था। जी, सबने भाग लिया था, विद द एक्सेप्शन ऑफ पायल। पायल कुछ देर से कास्ट हुई थी फिल्म में, और वो एक इंग्लिश फिल्म कर रही थी। वही एक एक्ट्रेस थी जिसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस था इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एक अंग्रेज़ी फिल्म उसने की थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, लेकिन उसने एक अंग्रेज़ी फिल्म में काम किया था, तो वो वर्कशॉप में थोड़ी देर से आई थी। बाकी सब ने शुरुआत से वर्कशॉप किया था। फिल्म के संगीत के बारे में बताइए। शंकर एहसान लॉय जिन्होंने दिल चाहता है, मिशन जी कश्मीर जैसे फिल्मों में संगीत दिया जी। था, देखिए, दिल चाहता है मैं जिस तरह का म्यूज़िक, जिस तरह का संगीत दिया था, उसे ये तो अंदाज़ा लग जाता है कि शंकर एहसान लॉय के म्यूज़िक में बहुत फ्रेशनेस है। और यही देखते हुए हमने डिसाइड किया कि भाई इस तरह का सब्जेक्ट, इसमें शंकर एहसान लॉय हो, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड शंकर एहसान लॉय और जावेद साहब, उनका अपना एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। वो साथ में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, उनकी म्यूज़िक में हमेशा एक फ्रेशनेस रहता है। तो यही देखते हुए हमने शंकर एहसान लॉय को, और ये भी शायद था कि उस वक्त मार्केटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से शंकर एहसान लॉय फिजिबल थे, क्योंकि म्यूज़िक का डिसीजन में हमेशा प्रोड्यूसर के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, क्रिएटिव डिसीजंस होते हैं जो मैं खुद लेता हूँ, जिनके लिए मैं लड़ भी सकता हूँ। लेकिन म्यूज़िक एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर मैं प्रोड्यूसर की सलाह लेकर मैं म्यूज़िक रिकॉर्ड करवाता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक का बेचना, म्यूज़िक क्योंकि प्रमोशन का ज़रिया है फिल्म के लिए, तो हमेशा मैं, तो प्रोड्यूसर का भी मानना था कि शंकर एहसान लॉय इस फिल्म के लिए मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे। तो कोई भी इंसिडेंट जो आपको याद है, ये क्या हो रहा के दौरान? आप लोगों ने मॉरिशस में शूट किया था, तो एक फैमिली की तरह शायद हो गई हाँ थी जी। पूरी यूनिट। इंसिडेंट्स के बारे में क्या कहूँ, हर हर रोज़ एक नया इंसिडेंट होता था फिल्म पे, क्योंकि इतने सारे नए लोग थे। तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो नया होने वाला ही था। और हम जब मॉरिशस शूटिंग करने गए, तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ पिकनिक। एक ऐसा पिकनिक था जहाँ पर क्योंकि इतने सारे एक्टर्स थे, तो हमेशा कोई ना कोई एक्टर फ्री रहता था, और सिर्फ मैं और मेरी टीम फ्री नहीं रहते थे। तो 16-17 घंटे मैं मैंने उनको यही कहा था कि भाई तुम्हारे लिए पिकनिक है, मेरे लिए ये बॉन्डेड लेबर जैसा हो गया। क्योंकि फिल्म 26 दिन हमने शूट किया, डेली कुछ 10-12 घंटे की शूटिंग होती थी। और अनफॉर्चुनेटली मॉरिशस में उस वक्त कुछ साइक्लोन वार्निंग जैसा चल रहा था, तो रोज़ बारिश आती थी।
और वहाँ का जो कोऑर्डिनेटर था वो मतलब मॉरिशस में एक अजीब सी फ्रेंच और हिंदी और भोजपुरी का कॉम्बिनेशन वो लोग बोलते हैं जिसको क्रियोल बोलते हैं। तो उसमें रोज़ बोलता था कि साइक्लोन ओनली टुडे, टुमारो नो साइक्लोन। और ये बात ये 26 दिन तक हमें कहता रहा रोज़। हम सवेरे 4 बजे उठकर, मैं सवेरे 4 बजे सबसे पहले मैं उठता था और सबको जगाता था, सारे रूम्स में जाकर लोगों को जगाता था और उनको धक्के मार के ब्रेकफास्ट टेबल पे लेके जाता था और हम लोग शूटिंग पे जाते थे। तो शूटिंग पे हम टाइम पे पहुंचते थे लेकिन बारिश होती थी। हम 11 बजे तक शेल्टर में खड़े रहते थे क्योंकि बारिश होती थी। फिर सडनली धूप आती थी, तो जैसे धूप आती थी हम लोग शूटिंग करते थे। तो दिक्कत होती थी, लेकिन उस उन 4-5 घंटे की इंटरवल में जो हमने मतलब लिटरली एंजॉय किया है वो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे लिए वो फिल्म एक जो कहते हैं ना रिजुविनेशन जैसा था, क्योंकि इतने सारे नए लोग थे, यंग एनर्जेटिक। तो उनके साथ मैं फिर से दोबारा डिस्को जाने लगा। उन्होंने मुझे फोर्स करके मुझे जिम लेके गए और आप देख सकते हो मतलब फिल्म कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से जहाँ जैसा था वैसा ही हो गया, वही गोल मटोल हो गया। तो उस फिल्म के दौरान वो मुझे जिम लेके जाते थे, मुझे वर्कआउट करवाते थे, मेरा वज़न कम करवाया। मुझे मतलब मैंने उस फिल्म में कम से कम 5 हेयर स्टाइल खुद पे ट्राई की। उन्होंने मतलब वो जहाँ स्टाइलिंग करने जाते थे मुझे भी ले जाते थे, तो हाइलाइट्स और स्ट्रीक्स और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मुझे करवाया। तो मेरे लिए इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। डिस्को ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे हम जाते थे। तो बहुत सारा वो पार्टिंग और मज़ा करना, वो पार्टिंग आज तक चालू है। और सबसे बड़ी बात इस फिल्म की ये है कि हम आई फाउंड अ फैमिली। द एक्टर्स, the producers, Harry G, his wife Pammi, uh, their son Harman, Rovna, that entire unit became such a family, and that family atmosphere is continued. मतलब we still meet, हम आज भी socialize करते हैं। और वो फिल्म तो अब ऐसा लगता है कि पता ही नहीं फिल्म हुई या नहीं, हम एक दूसरे को पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। सो दैट इज़ द बिगेस्ट। सुपन वर्मा के उस इंसिडेंट के बारे में बताइए जब वो वाटर पाइप उन्होंने गैंग करके। सुपर्ण वर्मा का मतलब कल रात को जब मैंने सुपर्ण को बताया कि मैं ये बात कहने वाला हूँ, तो सुपर्ण ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि ये बात मत कह देना। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मतलब आई होप सुपर्ण इज़ नॉट वेरी अपसेट बाय दिस। लेकिन सुपर्ण का क्या था, उसने स्क्रिप्ट लिख दी थी, मेरे पास बाउंड स्क्रिप्ट थी। मैंने सुपर्ण को कहा था कि तुम मॉरिशस आ जाना, मे बी आई नीड सम हेल्प, नए एक्टर्स हैं तो शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, लाइंस बदलने होंगे, कुछ सीन्स बदलने होंगे, कुछ इम्प्रॉम्प्टू करना होगा। तो सुपर्ण आ गया। पहले 4-5 दिन तक उसने कोशिश की मदद करने की, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी वाटर टाइट थी और हमने डिसाइड किया था कि भाई यही स्क्रिप्ट बनानी है, तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चौथे दिन के बाद सुपर्ण के लिए पेड हॉलीडे हो गया था। वो कहता है अनपेड हॉलीडे, मैं उसे पेड हॉलीडे कहता हूँ। तो सुपर्ण एक ही शख्स था जो रोज़ हम लोग सब डिसिप्लिन तरीके से रात को टाइम पे सोते थे, सवेरे जल्दी उठते थे। ये भाई साहब जब हम सोते थे तब डिस्को जाते थे, और वो मेरे साथ रूम शेयर करता था क्योंकि उसको अकेले सोने में डर लगता है, तो मेरे साथ रूम शेयर करता था। तो ठीक आधे घंटे पहले, मतलब 4 बजे मैं हमारा वेकअप टाइम होता था, 3:30 बजे भाई साहब रूम में आते थे एवरी डे, और मुझे उठाता था वो कि आई एम बैक, और कोई अजीब से चेहरे बना के बोलता आई एम बैक, और मुझे बहुत गुस्सा आता था। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि सुपर्ण को आज अंदर नहीं आने देंगे, और ठंड बहुत थी उधर। तो हमने सारे दरवाजे, क्योंकि हम लोग एक हॉस्टल की तरह एक बिल्डिंग था उसमें रहते थे, तो वो सारे दरवाजे बंद कर दिए, उसके लॉक कर दिए। वहाँ कोई रिसेप्शन वगैरह कुछ था ही नहीं, उन्होंने लॉक कर दिया सब कुछ और कहा कि अब सुपर्ण को बाहर बैठने दो, हम लोग जब तक नीचे नहीं उतरे तब तक सुपर्ण अंदर नहीं आ सकता है। तो यही हुआ, सुपर्ण आया 3:30 बजे, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, उसने दरवाज़ा खटखटाया, घंटी मारी, सब सब किया उसने। और उसके मतलब ठीक 10 मिनट बाद कट टू आमिर आमिर अली जो इस फिल्म में था, उसके कमरे से चीखने की आवाज़ आई। मैं बाहर भागा, देखा आमिर चीखा इसलिए क्योंकि उसने किसी को पाइप से चढ़ते हुए देखा। हमें लगा चोर था, पता चला सुपर्ण पाइप से तीसरे फ्लोर पे चढ़ के जा रहा है। तो ऐसा बहुत बहुत बार हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई। एंड मतलब सैड थिंग इज़ के शूटिंग के आखिरी दिन पर सुपर्ण का एक्सीडेंट भी हुआ। सुपर्ण का, हरमन का और कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। इट्स गॉड्स ग्रेस दैट दे आर ऑल सेफ एंड नथिंग रॉन्ग हैपन। लेकिन वो एक बहुत ही
वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके ज़रिए हमारा जो बॉन्डिंग है वो और बढ़ गया, क्योंकि हम सब साथ में वी मेड श्योर दैट दे वर ऑल लुक्ड आफ्टर। It was a minor accident. द एक्सीडेंट वॉज वेरी बिग, लेकिन बच गए, दे वर सेव्ड। आई मीन दे वर गोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड एट नाइट, और गाड़ी द कार वेंट आउट ऑफ कंट्रोल। और फॉर्चुनेटली मतलब उस दिन मुझे महसूस ये रियलाइज़ हुआ कि मर्सिडीज़ बेंज कितनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी है और कितनी सेफ़ है। जो वो लोग कहते हैं ना कि सेफ्टी फर्स्ट, तो वो गाड़ी मर्सिडीज़ बेंज थी, इसलिए वो लोग बच गए। नहीं तो वो लोग आई शडर टू थिंक व्हाट वुड हैव हैपेंड, एंड इट्स गॉड्स ग्रेस, एवरीथिंग वेंट ऑफ वेल। हैरी तोवेजा खुद भी निर्देशक हैं, तो किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस फिल्म में? देखिए हैरी जी और मैं मतलब एक तरह से बहुत ही अलग स्ट्रीम से आते हैं फिल्म मेकिंग के। हैरी जी एक तो सीनियर फिल्म मेकर है मेरे से, काफ़ी फिल्में बनाई है, ही इज़ वर्कड विद बिग स्टार्स। और मैंने आज तक जिसे कहते हैं ना अलग फिल्में, वो बनाने की कोशिश की है। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लोर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो एक इट वाज अ वेरी मतलब इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन कि मैं मतलब अभी तक ऐसी फिल्में बनाता था जो मुझे लगता था कि मुझे यही फिल्म बनानी है, और हैरी जी से एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा मिलता था, जो जिससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जिन चीज़ों को मैंने सीखा उन चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट किया, ये क्या हो रहा है, मैं सब चीज़ों को शायद नहीं किया इम्प्लीमेंट, लेकिन एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है फिल्म के मेकिंग में, क्योंकि आखिर में फ़िल्म बनाने में पैसे लगते हैं, और फिल्म को पैसा रिकवर करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना फिल्म बनाना होता है। तो इन चीज़ों के बीच में जो एक बैलेंस होता है, डेलिकेट बैलेंस होता है, वो मैं शायद उनके साथ इंटरेक्ट करके सीखा। ऑन द अदर हैंड निर्देशक होने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल इंटरफियर नहीं किया मेरे काम में। शूटिंग पे कभी आए ही नहीं, शूटिंग पे थे ही नहीं, और मेरे काम में इंटरफियरेंस कोई नहीं था। सजेशन होते थे, एडिट पे उन्होंने मुझे कुछ सजेशंस दिए, जो जिनमें से कुछ इनकॉर्पोरेट किए गए, कुछ नहीं किए। लेकिन एक इट वाज अ वंडरफुल, ही वाज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर। मतलब उनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। और कोई भी यादें जो जुड़ी हुई हो, ये क्या हो रहा? यादें अब क्या हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 2 इयर्स तो बहुत सारी चीज़ें धुंधली है, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हुई है उसके दौरान कि मतलब मैं एक चीज़ मुझे याद है हमेशा कि चारों लड़कों के बीच में कपड़ों को लेकर झगड़ा होता था एवरी डे। और कुछ एक महीने के टॉलरेंस के बाद मैं एक दिन चिल्ला उठा था कि मैं फ़िल्म अभी बंद कर दूंगा, फिल्म छोड़ के चला जाऊंगा, कि अगर तुमने दूसरी बार कपड़ों पे झगड़ा किया। उनका हमेशा झगड़ा होता था कि इसका शर्ट पीला है, मेरा सफ़ेद है। वो आपस में झगड़ते थे कि तूने पीला शर्ट कैसे पहन लिया। तो ये हमेशा होता रहता था, उनके बीच में झगड़े होते थे। अब मुझे मतलब ये सोचकर मतलब आई फील वेरी अम्यूज्ड, वेरी चाइल्डिश, एक इनोसेंस था उनके झगड़ों में। लेकिन उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता था कि ये ऐसी बातों पे क्यों झगड़ते हैं। लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल।